और अब बारी है विपक्षी दलों से सवाल करने की। सबसे बड़ा चेहरा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और मौजूदा वक्त में विपक्षी इंडिया को मजबूती देने का काम लगातार आपकी ओर से किया जा रहा है, कभी अपने बयानों के जरिए, कभी एक्शन के जरिए, तो कभी ताबड़तोड़ सरकार पर वार करके। बहुत स्वागत है अखिलेश यादव जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। G20 का चुनाव कनेक्शन, इस सेशन का नाम हमने ये रखा है। आपकी ओर से भी पहले कुछ इस तरह के बयान दिए गए जिससे ये सामने आया कि G20 के जरिए क्या बीजेपी खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपको भी लग रहा है क्या, या फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर G20 को देखना चाहिए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद के साथ साथ जो विषय आपने मेरे लिए तय किया है कि G20 इसका इलेक्शन कनेक्शन, क्योंकि बीजेपी को हम सब जानते हैं और बीजेपी के समय समय पे लीडर्स को हम लोगों ने सुना है, वो ये कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो G20 का जो आपने टॉपिक रखा है कनेक्शन, सीधा सीधा ये साबित करता है कि चुनाव कनेक्शन तो है ही इसका। और फिर मैं तो बीजेपी से कहूँगा कि अगर हमेशा आप चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में इतनी जगह इवेंट कर रहे हैं, देश में तमाम जगह हुए हैं, आप इस बार मणिपुर में क्यों नहीं करते हैं? आप कम से कम ये देश और दुनिया को संदेश जाए कि G20 मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में हालात बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है कि दिल्ली के बजाय मणिपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, वरना दिल्ली या बाकी जगहों पर होता है तो आपको लगता है कि जनता के गाढ़े पैसे की बर्बादी है ये? उस विषय पे मैं नहीं आना चाहता था कि गाड़ी कमाई की बर्बादी है। अगर बीजेपी इन इवेंटों का लाभ लेना चाहती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना फंड है उससे स्पॉन्सर करें। सरकार क्यों स्पॉन्सर करे? या बजट का पैसा या आम टैक्स पेयर का पैसा क्यों लगे? और G20 में इसलिए बोल रहा हूँ मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर के बारे में सरकार ये कहती है कि हालात ठीक हैं। तो अगर G20 वहाँ पर हो जाएगा एक कार्यक्रम, तो उससे न केवल देश बल्कि दुनिया में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मेरा बस इतना कहने का मतलब। जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में कराए जाते हैं। 1982 का एशियाई खेल ले लें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में ले लें, इस बार 2023 में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको एक उपलब्धि के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश और विकासशील देशों के जब इतने बड़े प्रतिनिधि हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली में मौजूद होंगे, उससे एक सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर भी तो जाएगी दुनिया भर में। भारत मजबूत हो, सशक्त हो, दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचे, और जिन विषयों पे आप बहस करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी हो, हमारे देश की मजबूत हो, सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत दिखाई दे, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो हमें कम से कम उन पैरामीटर्स को मैच करना चाहिए जहाँ दुनिया हमें चाहती है पहुँच जाएं, या हमारा भारत वहाँ पहुँचना चाहता है। तो अगर आप G20 का इवेंट आप यूपी के कई शहरों में करते हैं, आप दिल्ली से कोई हमें शिकायत नहीं है, दिल्ली तो राजधानी है, स्वाभाविक है, सभी इवेंट होते हैं। लेकिन मणिपुर इस समय बड़ा मसला है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा देश में एक प्रदेश बिल्कुल ठीक है, खुशहाल है, तो वहाँ क्यों G20 इवेंट नहीं हो रहा? जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आई, जो वीडियो आए वहाँ से, क्या सशक्त भारत इसी को कहेंगे जहाँ पे हमारी बेटियाँ बहनें इस तरह घुमाई जाएं? आप किधर, कौन सा GDP चाहते हैं? आप आंकड़ों वाला GDP चाहते हैं आप, या कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? इसलिए मणिपुर में मैं कहूँगा, दिल्ली में तो हो अच्छी बात है, अगर इतने बड़े राष्ट्र के और देश को विकसित करने के लिए देश डेवलप्ड कंट्रियों में शामिल हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट क्यों छूट जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी, वहाँ भी इवेंट हो, इससे अच्छा हो। मणिपुर के मुद्दे पर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए, चर्चा भी हुई सदन में, गृह मंत्री ने पहले, बाद में प्रधानमंत्री ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। क्या उससे विपक्षी इंडिया आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, इंडिया एक गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि G20 हो रहा है, और G20 में 2G, बाकी सब जीरो हैं। 2 ही लोग हैं वहां पर, G2, बाकी सब जीरो हैं वहां पर। कौन G2?
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बातें, इसलिए वहां तो केवल G2 हैं, बाकी तो सब जीरो हैं। और फिर जहां तक G20 हो रहा है, तो कम से कम आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम हो जिसमें G20 भाजपा का भी हो। कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं कि भाजपा के घपले, भाजपा में गोरख धंधा, बाकी तो जनता अपने आप बता देगी G20 और G के कितने मतलब हैं। आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है, नया नाम रख दिया है, विपक्षी इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया, और इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। इंडिया के साथ पीडीए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है। आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। तो आप इस लिहाज से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सवाल, अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूं कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल, तो केवल एक चीज आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। YouTube पर 55 मिलियन के आसपास भी कोई नहीं है। खैर, हम आज तक पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। फिर से मैं आपको मुद्दे पर लेकर आती हूँ अखिलेश जी, क्योंकि गंभीर विषय है। 190 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में, और उसके ठीक पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है, और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री क्या परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं, वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने, और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने 2 ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या आप इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, वो जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके
अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने गिनूं में, कितने गिनूं में परिवार? हमारे पास बहुत टाइम है। अगर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। जब भी हम डिबेट करते हैं दोनों ही तरफ की सूचियां जारी करते हैं। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि चुना जाता है लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि होता है। अगर मैं बीते 4 विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां कि आप 2012 में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मेरा आपसे यह सवाल है, बीजेपी 2017, 14, 19 और 22 40 से लेकर 50% वोट शेयर वाली पार्टी रही है। आप बहन मायावती के साथ लड़कर भी बीजेपी जहां 50% हो जाती है 2019 में, आप और मायावती जी दोनों मिलाकर भी 40% को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में? इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके लिए? अब तो मैं कहूंगा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पीडीए तक भी चैनल चलना चाहिए, और पीडीए का हिसाब किताब आप लगा लेंगे तो न जाने कहां पहुंच जाएंगे। बताइए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला किया अलायंस कर करके, और बीजेपी पर हमसे ज्यादा अलायंस हैं 38 दलों के साथ। नहीं, यूपी में भी है जी। तो सोचिए कितने कमजोर हैं। उन्हें उनके सामने झुकना पड़ रहा है जो सुबह शाम बीजेपी को न जाने क्या कहते थे। उनके सामने बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सोचो किनके सामने झुकना पड़ रहा है उनको। अभी जो बीजेपी को राजभर आपको कोस नहीं, मैं उनके नाम के लिए नहीं बोल रहा, इधर जाते कभी मैं उनके नाम के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे सहमत हूं, अगर ये बात कह रहे हैं आप तो मैं आपसे सहमत हूं। कभी इधर क्या भाई उधर, अभी उधर फिर इधर, आपके साथ भी आ जाएंगे चुनाव के पहले। और मैं आपसे क्या, जो अलायंस हैं इस बार जनता हराने जा रही है। पीछे मुड़ करके हम देखें, अगर दिल्ली के 10 साल, यूपी के 7 साल हो जाएंगे, आखिर जनता को मिला क्या? जो बातें कही गई, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो किसान को भरोसा दिलाया गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी, और कीमत ही नहीं, आय दोगुनी होगी। मुझे पूरे देश में ये बताइए किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो बता दीजिए। जो लोग आंकड़े पेश करते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, करोड़ों को नौकरी दे दी, मुझे बताइए कि कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिली है नौजवानों को? आप डेटा बता रहे हैं सबसे ज्यादा फ्री है। अरे डेटा फ्री की बात नहीं है, सवाल यह होना चाहिए कि नौजवान को हमारे नौकरी और रोजगार मिल गया। कहा नौकरी रोजगार कहाँ है? और फिर आपने क्या सपना दिखाया? पहला इन्वेस्टमेंट मीट की जी, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और बीजेपी ने तो, हालांकि कोई बात अदरवाइज ना ले मेरी, जिसको भी उसने देख लिया बीजेपी के लोगों ने कि सूट पहने टाई पहने, उससे एमओयू करा लिया। 33 लाख करोड़ का एमओयू क्या उतरा है जमीन पर? योगी जी तो कह रहे हैं 2027 तक हम $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की तरफ लेकर चले जाएंगे। देखिए, उसकी ओर तेजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश। उनका एकदम फंडा क्लियर है। दिल्ली कहेगी 5 ट्रिलियन तो वो कहेंगे हमें 1 ट्रिलियन। उनका एकदम क्लियर है। अगर 1 ट्रिलियन ला रहे हैं तो उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए? आप कभी उनसे पूछिएगा। और बीजेपी के जो नेता हैं यहां पर जी, कि बीजेपी अगर यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है तो क्या ग्रोथ रेट होनी चाहिए वहां पर यूपी में? 34% की। क्या सपना दिखा रहे हो आप? और फिर अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप जो आपके नीति आयोग के हैं, यूपी कहां खड़ा है? आप G20 में बहस कर रहे हैं, आप बात रखना चाहते हैं हेल्थ की। आज यूपी की हेल्थ सिस्टम क्या हाल है? अस्पतालों का हालत देख लीजिए आप। एक जिला अस्पताल अगर बीजेपी ने बनाया हो, दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने, यहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो मुझे बताइएगा आप। एक जिला अस्पताल, और दवाई नहीं, इलाज नहीं। आप कह रहे मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने। एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी पूरी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर, आप बताइए। और जिस शहर से आप आती हैं, बताइए एम्स की हालत क्या है? आज के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर? क्या वहां पर जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, क्या वहां के टेक्निकल या जो भी स्टाफ है, जो सहूलियत पीजीआई को मिलनी चाहिए, क्या वहां के मेडिकल कॉलेज को मिल गई? वहां तो एक ही सिस्टम चल रहा है।
आप वाइस चांसलर हैं ना, स्टूडेंट्स आए, वाइस चांसलर को पीटा, खुलेआम पीटा, सोचिए आप। ये है यूपी। इसलिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना मत दिखाइए। वो इसलिए कह रहे हैं कि गरीब जनता समझ ही नहीं पाए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। ये 1 ट्रिलियन वही है स्वच्छ भारत जैसा। आप स्वच्छ भारत में आपने कहा कि सबको झाड़ू पकड़वा दिया स्वच्छ भारत में। क्या लखनऊ साफ हो गया? क्या वाराणसी साफ हो गया? क्या गोरखपुर में पानी नहीं भरता? क्या आगरा साफ हो गया? नदियां साफ हो गई? वो पैरामीटर्स कहाँ हैं नदियों के जिनके आपने वादा दिलाया था कि बीओडी अच्छा हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन अच्छा हो जाएगा, पानी निर्मल अविरल धारा बहेगी गंगा में? आपने नाले नहीं बंद कर पाए। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बुरा कहते हो कि बुरा काम कर रहे हैं ये लोग। तो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाना और फिर एक्सप्रेस वे जो बनाए हैं, कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जाइए आप, और जो बचपन में झूला झूला होगा वो याद आ जाएगा कि कैसे आप झूलते हुए जा रहे हैं उस पर। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो समाजवादियों का देन थी, केवल उसमें समाजवादी हटा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, वो गडकरी साहब आए थे, हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं, उन मानकों के खिलाफ एक्सप्रेसवे क्यों बना? उसकी डिजाइन किसकी चिट्ठी से बदली गई? क्या आपने सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं की? अगर आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से आपने मीडियन क्यों नहीं बनाया? सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई? और फिर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने जो गोरखपुर लिंक बनाया है, सोचेंगे क्या क्या कीमत है उसकी? 90 किलोमीटर 6000 करोड़ की बन रही है, जो 22 में बन जानी चाहिए थी, 24 आने वाला है। गडकरी जी यहां पर बोलकर गए हैं कि विपक्षी दलों के लोग भी मेरे काम की सराहना कर रहे हैं। कुछ मुख्य अशोक गहलोत जी का उन्होंने नाम लिया, इसके अलावा कुछ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कि जो काम मैं कर रहा हूं, आपने ये कहा। लेकिन मैं फिर से आ जाती हूं उत्तर प्रदेश पे। आपने बहुत सारे मुद्दे बुंदेलखंड से लेकर गोरखपुर, अयोध्या से लेकर दूसरी तरफ के गिना दिए। मेरा ये सवाल है कि अगर इतने सारे मुद्दे बहुत बड़े बड़े बीजेपी के सामने हैं, लोगों के सामने हैं, तो फिर गठबंधन के जरिए उन्हें हराने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? मेरा यह सवाल अखिलेश जी आपसे यह है, क्योंकि जब जब आपने गठबंधन किया है, 2017 में यूपी के लड़कों की बात कर लें, समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप 225 से 47 सीटों पर आ जाते हैं। 2019 में बहन मायावती के साथ आपका गठबंधन होता है। 2014 में जिनकी 0 सीटें थीं, आपके साथ लड़कर वो 10 सीटों पर पहुंच जाती हैं। आप 14 में भी 5 पर रहे, 19 में भी 5 पर रहे। आपको क्या फायदा होता है इससे? मैं बात जहां से रुकी थी वहां से बोल रहा हूं। मैं गडकरी जी की बधाई देता हूं उनको, उनके काम के लिए। लेकिन मेरा सवाल भी है कि यूपी जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए, जिसने दिल्ली की सरकार 2-2 बार बनवाई, आप दावा करते हैं कि 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आपने यूपी के एक्सप्रेसवे के लिए बजट क्यों नहीं दिया? और जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उससे यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? जो यूपी आपकी दिल्ली की सरकार 2-2 बार बनवाया, आप एक्सप्रेसवे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? यूपी अपने बजट से बना रहा है, क्या दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता? और अब बनाएंगे क्यों? अब तो समय खत्म हो गया, अब कैसे बना लेंगे? तो ये मेरा सवाल है। ठीक है, और मेरे अगले सवाल का जी, मेरी कोशिश हमेशा रही कि हम बीजेपी के सामने एक गठबंधन तैयार करें। जो बात आपने कही, 2014 के बाद बीजेपी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। जो भी गठबंधन मैंने किए, मैंने बड़े दिल से गठबंधन किए। उनको सीट ज़्यादा देनी पड़ी होगी, उनकी पसंद की सीट देनी पड़ी होगी, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का देखा हुआ सपना और नेताजी के संघर्ष जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के गरीबों के लिए क्या उसका नुकसान पहुंचाने जा रही है। इसलिए मैंने गठबंधन किया। और इस बार भी मैं और दलों से कहूँगा कि बड़े दिल से आएं और समाजवादी पार्टी के साथ जुट करके उसका सहयोग करें और बीजेपी से मुकाबला करें। जब आप बड़े दलों के साथ जाते हैं चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है, आंकड़े तो यही बताते हैं।
और अब आप इंडिया को लेकर कौन सी ताकत लगाएंगे कि आपको लग रहा है 80 में से ज्यादातर सीटें विपक्ष इंडिया को? सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था, उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई। सपा और बीएसपी के वोटर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बीजेपी से वो 62 पर गए और आप लोग 15 पर आ गए। देखिए, हर गठबंधन ने कुछ सिखाया है। समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कम हुआ है। मैं उसके लिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों का और जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का हर बार लगातार वोट बढ़ रहा है। गठबंधन ने क्या सिखाया है? गठबंधन से यह सीखा है कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। 4 चुनावों का इतिहास तो नहीं बताता है उत्तर प्रदेश। सवाल इतिहास का नहीं है, सबसे ज्यादा घबराते तो यूपी से ही हैं। और हालांकि वो बातें मुझे कहने की नहीं है इस मंच से, जो बीजेपी करती है शायद लोकतंत्र में ऐसा किसी दल ने नहीं किया होगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने गरीबों से कहा और गरीबों को दिया अनाज, 200 रुपए का अनाज, नमक की कसम खिला दी। आपने तेल दिया रिफाइन, वोट मिल गया, रिफाइन तेल बंद हो गया। कहां रिफाइन तेल मिल रहा है? कहां गरीब को मिल रहा है? और भी जो मैनेजमेंट किया, हम लोग मैनेजमेंट से हारे हैं, जनता ने कभी नहीं हराया। बीजेपी जो मैनेजमेंट कर ले जाती है आखिरी वक्त का, उससे कई बार हम लोग धोखा खाए। 2024 का मैनेजमेंट ठीक है आप लोगों के लिए? हमारा एकदम मैनेजमेंट ठीक है। जो लोग गठबंधन में हैं एकदम तैयार हैं। और देखिए उसका परिणाम देखिए ना आप। इंडिया का मीटिंग, हमारे दल जो साथ आ रहे हैं उनकी मीटिंग, आपने कितने बुलाए? 40 लोग। आप तो कहते अकेले हैं, 40 लोगों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ऐसे दल जिनके बारे में क्या नहीं लिखा गया, वो तक बुलाए गए आपके। और सोचिए किन दलों के सामने बीजेपी झुक रही है, जिन दलों का कुछ नहीं है उनके सामने। तो किस बात के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? और 10 साल से कौन सा आपने जमीन पे काम कर दिया? बीजेपी कह रही है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जब थोड़े थोड़े करके सब आ जाएंगे एक साथ तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। नहीं, उन्होंने दलों के लिए नहीं कहा होगा, वो हम लोगों के लिए कहा होगा, हमारे लिए कहा होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से इंडिया, जो विपक्षी इंडिया का गठबंधन, 2 मीटिंग हो चुकी है, मुंबई में होने वाली है। इसके पहले कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आप लोगों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। उसके लिए क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? और अभी संयोजक का नाम ही कौन होगा आप लोगों में विपक्षी दल में, इसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कोई फाइनल फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जितने भी दल यहाँ पर हैं गठबंधन में, वो अपने इस प्रदेश में बहुत ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, वो अपने प्रदेश में ताकतवर हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी है, या अन्य प्रदेशों में ये ताकतवर नेता हैं। सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब आप बड़े दिल से मिल रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। दूसरी बात हुई कि कौन संयोजक बनेगा, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन, उसकी स्ट्रेटजी पीडी है, मुकाबला करेंगे बीजेपी से। लेकिन संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन गया। लेकिन जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी 62 लाती है 2019 में। बिहार की बात करें, 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, हालांकि नीतीश उस समय बीजेपी के साथ थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। तो अकेले लड़कर उसको जीतने में इतनी मुश्किलें नहीं है। और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां पर कांग्रेस के लिए क्या है? आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? ये भी क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? यूपी में कांग्रेस को क्या देना, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। अपना दिल बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को हराना है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। 80 में से कुछ तो होगा आपके दिमाग में। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि उनके पास 1 लोकसभा की सीट है, तो समाजवादी पार्टी कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी? आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए समाजवादियों का। समाजवादियों ने बड़े दिल से, किसी भी दल के साथ गठबंधन किया होगा तो बड़े दिल से गठबंधन किया है।
हमारे लिए सवाल नंबर सीट का नहीं है, हमें बीजेपी से मुकाबला करना है। बीजेपी देश के लिए खतरा है। आप बताइए, किसान जो उत्तर प्रदेश का है, धान की कीमत नहीं मिली, क्या धान की कीमत दे रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धान एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली ने एक्सपोर्ट रोक रखा है। पहले इन्हें आपस में तो समझाइए। एक कह रहे हैं धान एक्सपोर्ट करेंगे, हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, दिल्ली ने बैन कर रखा है चावल एक्सपोर्ट। गेहूं का रेट सरकार ने कोई खरीद नहीं की, सरकार ने मक्का सूख गई। और एक नए हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को देखने वाले कुछ नई भर्ती हो गई है, हर सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, नई भर्ती है। हर दिन एक लोग मर रहे, एक लोगों की जान जा रही है। कोई दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी किसान की, किसी गरीब की या किसी व्यापारी की जान न जा रही हो उससे, सांड की वजह से। मैं नाम नहीं लेना चाहता था यूपी के सांड के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता था, बस मैंने कहा कि नई भर्ती हुई है सड़कों पर। सोचिए आप, वो कहती है नंदी है। अरे हम कैसे कैसे कहें नंदी है? जो ये नंदी क्या जान लेगा एक हर दिन? हमने कहा कि 15 साल से ऊपर वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नौकरी रोजगार का क्या इंतजाम है आपके पास? कोई सपना नहीं। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहां पर उठाया, अरे मैं कह रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। अरे ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। एक पावर प्लांट बताइए जो बीजेपी ने लगाया हो, एक पावर प्लांट, इसमें कोई एक पावर प्लांट बता दे मुझे जो लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज। अरे बुजुर्ग, प्लीज बैठ जाएं। अरे बुजुर्ग भाई, अगर एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो मुझे। प्लीज सर, आप लोग एक मिनट, नहीं, एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो, एक पावर प्लांट लगाओ बता दो। बोलो बोलो बोलो, बोलिए, ए बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं पावर प्लांट बताइए कौन सा लगा, एक बिजली का बताइए। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, प्लीज बैठ जाएं। ये तो साबित हो गया। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड आराम से, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हूँ। नहीं, सभी से गुजारिश है, प्लीज सर, प्लीज आप बैठ जाएं। आप हमारे बीजेपी के समर्थक हो तो खुल के कहिए एक पावर प्लांट लगाया आपने, एक पावर प्लांट लगाया हो तो बता दो। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। अपना व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो और मुझे दिखा दो। यहां पर मैं खड़ा हूं, बैठा हूं यहां पर। अगर एक भी पावर प्लांट बिजली का लगाया हो तुम्हारी सरकार ने तो बता दो हमें। अब क्या दाएं बाएं देख रहे हो इधर उधर? मिलाओ व्हाट्सएप, फोन मिलाओ। ठीक है, मैं फिर से लौटती हूं अपने सवाल अगर पर। एक पावर प्लांट लगाया हो बिजली का तो मुझे बता दो आप। बाबा सोलर प्लांट लग रहे हैं, भाई भगवान, इनको क्यों आप डेलीगेट बनाते हो? आप सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। आराम से सर, प्लीज एक सेकंड नाम बता दो मुझे, नाम बता दो प्लीज प्लीज प्लीज, नाम बता। मैं तो बीजेपी से कहूंगा कि अपना समर्थक भेजें तो पढ़ा लिखा समर्थक भेजें। अखिलेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनपढ़ समर्थक ना भेजें। ठीक है सर, मैं आ जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है। फिर ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। 2022 में सांड का बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे सिलसिलेवार तरीके से खड़े थे। उसके बावजूद जब विधानसभा का चुनाव होता है, बीजेपी 250 सीटें क्रॉस कर जाती है, समाजवादी पार्टी 111 पर रह जाती है। ये मुद्दे लोगों के बीच उस तरह से असर क्यों नहीं करते जो आप लोग बताते हैं? जो बात आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा अपने वर्कर्स के बीच में कि इलेक्शन कमीशन से जो हम लोगों ने शिकायतें की थी, चुनाव आयोग से जो शिकायतें की, एक भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं अधिकारियों से मिल करके, और मैंने कहा मंच से कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों का
बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर के हजारों वोट काटे। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया, मैंने 18,000 वोट जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में उनका डिलीटेड हो गया नाम, मैंने इलेक्शन कमीशन को विद एफिडेविट सूची दी। इलेक्शन कमीशन ने अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो तो मुझे बताइए आप। ये चुनाव बेईमानी और चोरी से जीते हैं। 22 का चुनाव कोई ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं। आज भी झूठे मुकदमे अगर किसी पे लग रहे हैं तो हम लोगों से लगा रहे हैं। 18,000 मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, कॉपी मिला करके, एफिडेविट लगा करके। 18,000 वो वोट जो 19 में डाला था वोट, 22 में डिलीटेड हुआ। मुझे बताइए आप, हम किससे न्याय की उम्मीद करें? आप अधिकारियों के खिलाफ एक डीएम की कार्रवाई कर दें, आप देखना उत्तर प्रदेश का पूरा फेयर इलेक्शन होगा। एक आरओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन? टर्मिनेट कर दे। वही विरोधी दल जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश इन तमाम राज्यों में जीतते हैं तो वही ईवीएम बहुत अच्छा होता है। कहीं पर अगर विरोधी दल हार जाएं तो फिर ईवीएम में बीमारी हो गई है, बीजेपी ने करवा दी है। आप नकल मत करिए। अभी कोई एक ईवीएम की आवाज वहां से आ रही थी, आपने सुन ली? ईवीएम बोले, मैंने ईवीएम का नहीं कहा। मैंने कहा कि 18,000 वोट, हाँ, ये केवल 1-1.5 महीने में मैंने एक्सरसाइज किए पार्टी से। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी का वोट डिलीटेड ना हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आए। तो आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे हैं? अगर कहीं शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और क्यों चिन्हित किया आपने मुस्लिम और यादव का ही वोट कटेगा? आपने किसी और का वोट क्यों नहीं काटा? क्यों आपने यादव और मुस्लिम का वोट काटा? ये सवाल है। ठीक है, अगर ये कह रही है वोट कटा है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन को लिख करके शिकायत देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा और इस दायरे को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि विपक्ष इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कल ही खबर सामने आई है कांग्रेस पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष यूपी में बनाए गए हैं, अजय राय, उन्होंने बयान दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनावी ताल ठोकेंगे और प्रियंका गांधी बनारस से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको जिताने के लिए। तो आप भी वेलकम करेंगे अगर ये दोनों नेता जाते हैं? केवल 2 सीट जिताने के लिए ताकत लगाएंगे? अरे सब सीटें जिताने के लिए ताकत लगनी है। अजय राय जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना स्टेटमेंट होगा, हाँ। लेकिन जो भी ताकत लगाएं सब सीटों के लिए लगाएं। अमेठी और बनारस से लड़ना चाहिए इन दोनों ही नेताओं को? ये उनका अपना पार्टी का डिसीजन है, हमसे किसी से बातचीत नहीं हुई। आपकी मुलाकात होती रहती है क्या? बातचीत मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं? मेरी कोई मुलाकात। ये कैसा विपक्षी गठबंधन है आप लोगों का? यही तो मित्रता है। ये कौन सी मित्रता है? हम क्यों बताएं हम किससे मिल रहे हैं? ये क्या बात हुई? अब जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्यों मिल रहे हैं। कि हमें दोस्ती किससे करनी हो, कैसे करनी है, ये भी तो कमाल है फिर। लेकिन विरोधी दलों को अगर इस तरह से आप एक साथ हैं तो आपको ये जानना मैं क्यों बताऊं मेरी क्या बात हो रही है? अरे जनता को बताना है। जनता के सामने सब प्रत्याशी आ जाएंगे, पूरा अलायंस आ जाएगा, फिर क्या छिपा जनता से? अमेठी से अगर लड़ते हैं राहुल गांधी, वैसे भी रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है, वैसे भी आप लोग समर्थन देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पिछले नेताजी और हम लोगों ने ये पॉलिटिकल शिष्टाचार रखा है कि कुछ सीटों पे हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारते। उसके बावजूद अमेठी हार जाते हैं राहुल गांधी। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, फिर मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने नारा दिया है कि ये अलायंस पीडीए से मिलकर के 80 की 80 सीटें हराएगा। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बड़ी सारी सुगबुगाहट और खबरें थी, इस बारे में कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सुगबुगाहट होती रहती है। अभी खबरें चल रही थी कि 2 विधायक हमारे जा रहे हैं, फिर पता नहीं कौन सा चैनल था वो चला था जैन जी जा रहे हैं। अब ये नया सवाल आपने खड़ा कर दिया। लगातार इस तरह की खबरें हैं, इस वजह से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि मीटिंग में क्या चर्चा हुई? आप खारिज कर दीजिए। वर्ड नहीं है, लेकिन है ऐसा कि कुछ गप्पे चलती हैं, इस तरह की बातें चलाई जाती हैं। क्यों चलाई जाती है मुझे खुद नहीं पता। ये बातें सही नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ ये बात ठीक है। ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर एक और बात, चूंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है विपक्ष इंडिया को एक मंच पर लाने की, कभी वो चट महागठबंधन, कभी पट एनडीए, कहाँ वो चले जाते हैं पिछले कई चुनावों में, ये लोगों के सामने है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
ये तस्वीरें देखकर मन में इस तरह की सुगबुगाहट भी होती है, क्योंकि इस तरह का अगर राजनीतिक इतिहास किसी भी नेता, वो बहुत बड़े नेता हैं बिहार, वो जीतते रहे कई सालों से, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनीति में वो कई बार इधर उधर चले जाते हैं, तो इसको लेकर डर भी बना रहता है आप लोगों के भीतर? इसमें हम लोगों को बीजेपी से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी हर इशू पे हम लोगों को। कौन से इशू पर? कोई इशू हो, हर इशू पे बिल्कुल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। उधर महाराष्ट्र में जब शरद पवार और अजित पवार आपस में मिलते हैं तो भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं आप लोगों की। मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं करता, मैं केवल यूपी तक सीमित हूँ। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये हमारा अलायंस है, ये लोग हैं, हम ये मुकाबला करेंगे इनसे। सलाह तो देनी पड़ेगी ना आपको, अगर इंडिया पूरे देश की बात हो रही है, यूपी की तो बात हो नहीं रही है, तो फिर मतलब महाराष्ट्र में अगर इस तरह की स्थिति बनेगी उसका असर तो उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा ना। ये सलाह का मंच नहीं है, ये आपके सवालों का मंच है। और जो सलाह वाला मंच है वो 31 और 1 तारीख को है बंबई में। क्या सलाह देने जा रहे हैं आप वहां पर? मैं बस कहा ना आपसे कि हर इश्यू पे हमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने क्लियरिटी पूछी, बिल्कुल क्लियर पूछा कि हमें एक बिजली का कारखाना बताओ, वो नहीं बता पा रहे। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर वापस लौटते हुए, उम्र ज्यादा है बाबा जी, दादा उम्र ज्यादा है आपकी। आप मेरी बात सुनिए, दादा उम्र ज्यादा है आपकी। ठीक है अखिलेश जी प्लीज, ठीक है आराम से सर प्लीज, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अखिलेश जी मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि यूपी की पॉलिटिक्स पर मैंने अपना पूरा जोर लगा कर रखा हुआ है, फिर से मैं घूम कर आऊंगी, तमाम मुद्दे जो आप लोगों ने 2017, 19, 22 में उठाए हैं वही मुद्दे अलग अलग रूपों में निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने कहा है कि जो दुकान दिवालिया हो जाती है उसका बोर्ड बदल दिया जाता है, इसी वजह से आप लोगों ने अब यूपीए को हटाकर इंडिया नाम कर दिया है, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब उनके सब घोषणा पत्र दिवालिया हो गए? इसका मतलब सब घोषणा पत्र दिवालिया हो गए? इसीलिए तो G20 है, इसीलिए G20 है क्या? वो एनडीए और इंडिया पर उन्होंने कहा, इंडिया यूपीए ने जैसे अपना नाम वही बात तो मैं कह रहा हूं, एनडीए तो लगातार बना हुआ है। मैं उनसे सहमत हूं। इसका मतलब उन्होंने जो जनता के सामने मैनिफेस्टो रखे थे वो सब दिवालिया हो गए। आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, कहाँ आय दोगुनी हुई? आपने कहा करोड़ों नौकरी दी जाएंगे, कहाँ नौकरी दी? आपने कहा कि यूपी में 5 एम्स बनेंगे, कहाँ 5 एम्स बने हैं? आपने कहा यूपी में IIM आएगा, कहाँ IIM मिला? आपने कहा कि बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, कहाँ है लैपटॉप? आपने कहा बिजली सस्ती होगी, कहाँ है बिजली सस्ती? आपने कहा 33 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, कहाँ ज़मीन पर पहुँचा है? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल्स बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे, टैंक बनेंगे। बताइए बुंदेलखंड में किस जिले में मिसाइल बन रही है? तो इसका मतलब आप दिवालिया हो गए, इसलिए आप G20 का प्रचार कर रहे हैं। 2/3 आबादी वाले मुल्कों को G20 रिप्रेजेंट करेगा, तो बिना इतनी बड़ी ताकत होगी, तो इस वजह से वो प्रचार कर रहे हैं। क्या कम से कम G20 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सुर में बोलने की जरूरत नहीं है? आपने कहा 85%, मैं सहमत हूं 85%। तो इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित, क्या ये 85% की आबादी नहीं है? क्या इनके बारे में नहीं बोला जाएगा? तभी तो मैंने कहा एक चैनल ये भी चलना चाहिए PDA तक, तो आपके न जाने कितने व्यूअर बढ़ जाएंगे। सर अब राजनीति में जातिवाद रहने दीजिए, कम से कम चैनलों तक जातिवाद लेकर मत आइए। मुझे याद आ गया, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा मुझसे। इसी तरह एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने मुझसे यही सवाल पूछा था और एक लाइव चैनल पे वो भी हुआ था। देखिए अगर आप 85% दुनिया की एक गरीबी आबादी की बात कर रहे हैं, तो देश की जो 85% आबादी जो गरीब है उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। उनका सामाजिक स्तर क्या है? क्या उनके बीच में पढ़ाई लिखाई पहुंच गई? क्या उनके स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है उनके बीच में? तो अगर उनके बारे में हम कास्ट सेंसस कहें तो क्या गलत कह रहे हैं हम? और बिना कास्ट सेंसस के उनको सामाजिक न्याय दे पाना मुश्किल है, उनको बराबरी पे लाना मुश्किल है। विपक्ष इंडिया में बात हुई है कि आप इसको भी लेकर लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल हम जा रहे हैं, और ये अभी का मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस सरकार में थी उस समय भी नेताजी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने नेता थे इस बात को कह रहे थे। और जो बात आप कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हमारे देश की समस्या पॉलिटिकल नहीं है, हमारे देश की समस्या सामाजिक है, सोशल इश्यूज हैं हमारे समाज की प्रॉब्लम। और मैं जातिवाद का आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं,
न जातिवाद की बात करता हूं मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सपना देखा, उसका कैसे सपना पूरा होगा? आखिरी व्यक्ति के लिए आप कैसे मुख्य धारा में खड़ा करेंगे? जो लोग आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में खड़े होने की बात कहें तो उन्हें जातिवादी से कहते हैं। इसलिए मैं वो प्रतिष्ठित अखबार और वो प्रतिष्ठित चैनल के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। मैंने उनको वहां जवाब दिया था कि मुड़ करके देखिए, जिस 85% की आप बात कर रहे हैं, आपके अखबार में कितने हैं वो लोग? बीजेपी कहती है कि जब जब हम गरीबी की बात करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, न उसमें धर्म देखना है, न जातिवाद देखना है। ठीक बात है, अच्छी बात है। वहीं आप लोग फिर पीडीए लेकर आ जाते हैं। आप अगर सबका साथ कह रहे हैं तो बिना गैर बराबरी खत्म किए सबका साथ कैसे संभव है? मुझे कोई समझा दे ये बात। जिन 80 करोड़ लोगों तक फ्री में अनाज पहुंच रहा है वो जाति और धर्म देखकर तो पहुंच नहीं रहा है। जो सड़कें नितिन गडकरी जी यहां पर गिना कर गए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्लान है, दूसरी भी तमाम बातें, उसका भी सभी इस्तेमाल करेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी की ओर से तमाम बातें जो कही जा रही हैं अपनी उपलब्धि के तो तौर जो पर। एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया, जो देश का आज भी सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, क्या वो हमने जाति देख करके बनाया? क्या किसी जाति की लेन अलग बना दी मैंने? क्या इन लोगों ने आरोप लगाया था कि मैं जातिवादी हूं? मैंने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट न जाने कितने लगाए यूपी में। क्या मैंने जाति देख के वो प्लांट लगाए थे? मैंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या मैंने जाति देख करके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया? अभी सदन में मुख्यमंत्री की ओर से आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए और कुछ सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री जी सदन में ये कह रहे थे कि 46 में 56 यादव हो गए। हाँ। अरे भाई 46 में 56 IAS वो यादव कैसे हो सकते हैं? सोचो, मुख्यमंत्री जी कह रहे 46 में 56। 56 में 46 की बात। नो, 46 में 56, 46 में 56 कहा उन्होंने? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है, रिकॉर्ड पे है। तब तो मैंने कहा कि बताओ कहां 46 में 56 है। और आपको भी ये एकदम आर्काइव में देखना चाहिए कि मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं। बीजेपी की ओर से कहा गया स्लिप ऑफ टंग, 56 में 46 की वो बात कर रहे तो थे। वो भी सूची दे दें। आगे बढ़ते हुए अगर 46 में 56 स्लिप ऑफ टंग है, हाँ, तो 56 में 46 की सूची दे दें। उनके आरोप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं आप? खारिज नहीं, झूठ बोलते हैं वो। अखिलेश यादव जी क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना चाहिए। कहां से लड़ेंगे? पार्टी तय करेगी। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। चुनाव तो होते ही इसलिए कि चुनाव लड़े जाएं। आजमगढ़ से लड़ेंगे या कन्नौज से लड़ेंगे? बहुत सीटें हमारे पास, मैं कहीं से भी लड़ जाऊंगा। कुछ हमारे दर्शकों को भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज देकर जाइए, वहां पर आपके कार्यकर्ता और लोग भी सुन रहे होंगे। कहां से आपका दिल कहां से है लड़ने का? पार्टी तो तय कर लेगी। देखिए, दिल, घर, अपनापन कई लोकसभाओं और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से है, तो पार्टी और आखिरी वक्त पे तय करेगी कहाँ लड़ना है। अगर इनकी किसी की इच्छा है तो वहाँ भी लड़ लेंगे, जो एक नाम आ रहा है। अगर इच्छा है तो वहाँ भी लड़ लेंगे। आप बता दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ इच्छा है कुछ लोगों की, जो पावर प्लांट नहीं बता पाए, उनकी इच्छा बहुत है। आप कहां से, मतलब कहां की बात कर रहे हैं? वाराणसी की, कन्नौज की, आजमगढ़ की? कुछ एक तो बता दीजिए। ये पार्टी तय करेगी या हम बाद में फैसला लेंगे जब तारीख आ जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से क्या बातचीत होती है आपकी विपक्षी गठबंधन को लेकर? मेरी कोई बातचीत नहीं होती। अगर बातचीत होती भी होगी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आमने सामने जब आप लोग जाते हैं तो कुछ तो बातचीत होती होगी कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक है, बात होती। किसी भी नेता के सामने हम जाते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, उससे भी तो बात होगी ना। तो अपने जो दल के गठबंधन के साथियों से स्वाभाविक बात होगी। क्या बातें होती हैं? ये बात क्यों बता दूं मैं, क्या बात होती है? सर, आप विपक्षी गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, तो पता चलना चाहिए ना कि अंदर आप लोगों की क्या बातचीत हो रही है, कैसे हराएंगे बीजेपी को। हमारा जो गठबंधन, आपने बिल्कुल सीक्रेट बना के रखा हुआ है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है, सीक्रेट नहीं है। हमारे गठबंधन की बात होती है और हम चाहते हैं कि सब मिलकर के चुनाव लड़ें और अच्छी बात होती है। मायावती जी से आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उस समय आखिरी बात हुई। 2019 का रिजल्ट निकलने के अगले ही दिन? नहीं, अगले दिन नहीं। मैं जब आजमगढ़ में अपने मतदाताओं को और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को और मुझे जिताया, जब मैं धन्यवाद देने गया तब मुझे मंच पे पता लगा कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, उस समय बीएसपी के कैडर के जितने लीडर्स थे वो एक भी मंच छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता
कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया, इसलिए एक भी उनका कैडर का नेता या जो लोग आए हुए थे कार्यकर्ता एक भी सभा छोड़ करके, एक भी मंच छोड़ करके नहीं गए थे। ये सबसे बड़ी जीत समाजवादियों की हुई उस दिन। बिना बहन मायावती के क्या विपक्षी इंडिया उत्तर प्रदेश में अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि न वो एनडीए में है अभी, न वो इंडिया में है अभी? देखिए, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में हम कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो साथ आएं? मैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहता बड़ी लड़ाई में। उनको लेकर क्या कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, लेकिन मैं कोई भी अलायंस में कन्फ्यूज़न नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्लियरिटी के साथ जाएंगे तो चुनाव में लड़ा जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। लेकिन कोशिशें तो होंगी, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है और वो बड़ा चेहरा कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो जब बुआ भतीजा की जोड़ी इतना कमाल करने के लिए 2019 में सबके बीच जा रही थी, तो 2023-24 में फिर वो इतनी दूरी कैसे बन गई आप लोगों के बीच में? कोई कारण नहीं। ये पॉलिटिकल रास्ते हैं अलग अलग। हम बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो उनकी रणनीति है वो बीजेपी से रणनीति मिलती जुलती है। ये आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर। मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं जब ज़मीन पर प्रत्याशी देखता हूँ या ज़मीन पर काम देखता हूँ या ट्वीट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात कुछ है। इसलिए मैं कोई कन्फ्यूज़न अलायंस में नहीं चाहता हूँ। बहुत क्लियरिटी के साथ जनता के सामने चुनाव लड़ने जाना चाहता हूँ। तो जनता यही सवाल फिर पलटकर आप लोगों से पूछेगी ना कि चुनाव में जब जाना होता है तब आप लोग गठबंधन कर लेते हैं, चुनाव के 2 दिन बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर वो एनडीए के मुकाबले इंडिया पर या विपक्षी दलों पर क्यों भरोसा करे? इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और इश्यूज को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। 3 सबसे बड़े इश्यूज कौन से होंगे 24 के? किसान, बेरोजगारी, महंगाई। और महंगाई तो इतनी है कि देखो आज टमाटर की कीमत क्या है। अरे भाई, अरे टमाटर की कीमत अगर 40 रुपए बताओगे तो किस मुंह से अपने जाओगे गांव में, किस मोहल्ले में किस मुंह से जाओगे? वो वीडियोस, वो न्यूज़, वो लोगों की बातें हैं, वो सब कुछ पता है। और फिर क्या हुआ? आराम से सब, प्लीज प्लीज। हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गए, मैं कुछ कहूँगा नहीं उनको। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, एक सेकंड मैं क्लियर कर देती हूँ सर। 220 रुपए किलो टमाटर था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में काफी रेट उसके गिर गए हैं। तो ये दोनों की ही बातें सही हैं जो दोनों पक्षों की ओर से बात आ रही है। लेकिन लोगों ने, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ, जिस समय 200 रुपए से ज्यादा टमाटर था, पार्टी के वर्कर ने उस मुद्दे को उठाया। आपने दुकानदार के पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने, केवल ये बताने के लिए कि टमाटर महंगा बिक रहा है। दुनिया के लोकतंत्र में मुझे एक जगह बता दो जहां महंगाई के सवाल पर अगर कोई सवाल करे सरकार से तो आप उसको जेल भेज देंगे? दुकानदार को, आप पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने। और फिर आपने पुलिस लगा दी मंडी में, दुकानदारों के घरों के दुकान के सामने पुलिस लगा दी और कहा कि इससे ज्यादा बेच नहीं सकते आप। सोचिए आप, आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्या सरसों की तेल की कीमत क्या है, दालों की कीमत क्या है, और जो सब्जियों की कीमत क्या है? अरे आपको मिल गई, लेकिन मुनाफा क्या किसान को मिल रहा है क्या? ये जो चिल्ला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि टमाटर बहुत मुनाफा आ रहा है यूपी में। मुझे एक किसान लाइए यहाँ पर और बताइए जिसको टमाटर का मुनाफा मिला हो। एक किसान बता दो पूरे यूपी का। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन 3 सवाल और रह गए हैं। छोटा छोटा आंसर मैं आपसे चाहूंगी। पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है और उनके बीच लगातार काम कर रही है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बीजेपी अब उस पर फोकस कर रही है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होंगी? बीजेपी को सब जानते हैं, जैसा आपने कहा शुरू में कि वोट के लिए देखो क्या नहीं करना पड़ता। बीजेपी देखो वोट के लिए क्या नहीं कर रही, किसको गले मिला रही है और किसके लिए क्या कह रही है। जिन कामों को समाजवादियों ने किया, उस समय बीजेपी कहती थी कि दिवाली और जाने क्या क्या नारे दिए थी, दरार पैदा की थी उन्होंने। इसलिए हर वोटर समझदार है कि बीजेपी की चाल क्या है, उसकी रणनीति क्या है। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा 2024 जनवरी में, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है माहौल उस समय से बदलेगा बीजेपी जैसा कि उम्मीद कर रही है? उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे?
अब पूजा में गए थे तो उसमें भी आएंगे ही। तो अच्छी बात है, अगर बना है भगवान का मंदिर तो सब जाएंगे दर्शन करने। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं अभी? मैं अयोध्या अभी होकर के आया। कैसा आज तक दर्शन चैनल है करने आपका? के लिए, दर्शन करने के लिए राम मंदिर जहां पर रामलला विराजमान हैं, वहां पर दर्शन करने से क्यों बचते हैं अखिलेश जी? ये आपको किसने बता दिया? चुनाव के समय भी यही सवाल किया गया था। मैंने कहा कि मैं दर्शन भी करूंगा और दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन बना के तैयार करो। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मंदिर बन रहा है वहां भी आपको आके दर्शन करने पड़ेंगे। भगवान तो सबके एक है, आप भी बना रहे हो, हम भी बना रहे हैं। आप अपने यहाँ बुला रहे हो, हम अपने यहाँ बुला रहे हैं, उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि विपक्षी इंडिया में रह रहकर दरार की खबरें सामने आती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन में गांठ पड़ गई, और दूसरी और जगह पश्चिम बंगाल लेकर चले, वहां पर अधीर रंजन चौधरी का अलग सुर रहता है, ममता बनर्जी का अलग रहता है। तो ये जो गांठें हैं, ये बिना सुलझाए बिना तो बीजेपी के सामने मजबूती से, ताकत से कैसे लड़ेंगे आप लोग? मैंने तभी शुरू में कहा G2, बाकी सब बीजेपी में 0। कभी कभी बीजेपी के G20 पे भी आप चर्चा करिए। और यूपी में अभी तक डीजीपी नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों इंजन टकरा रहे हैं, दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन। आज तक परमानेंट डीजीपी नहीं है यूपी में। तो दूसरों की दरार दूसरे दलों में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी में भी दरार है और इधर भी इंडिया में भी दरार है। स्वाभाविक है, राजनीति है तो। लेकिन आपको फिक्र विपक्ष की है, लेकिन सत्ता में भी तो दरार है। जयंत चौधरी 12 सीटें मांग रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार रिपोर्ट्स में, आप कितनी सीटें दे रहे हैं उनको? क्योंकि रह रहकर होता है कि वो एनडीए में चले जाएंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। समाजवादी पार्टी ने पहले भी अलायंस किया, लोगों को साथ लाए। ये रणनीति हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी आपस में बैठ के तय कर लेंगे। कहीं वो उधर चले गए तो? अभी सदन के भीतर आप लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आए? कोई कहीं नहीं जा रहा। तो क्यों आप लोग क्यों ऐसा चैनल पे चलाते हैं? इतना बड़ा चैनल है, कोई जाता है निकलकर सदन के बाहर, तभी ये सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा में वोटिंग के वक्त उनकी मौजूदगी क्यों नहीं होती है? मुझे जो जानकारी है, क्योंकि उनके पारिवारिक किसी की बीमारी थी जिसके कारण वो वोट डालने नहीं आ पाए। आखिरी का एक सवाल, 80 में से विपक्षी इंडिया को कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस को 80 में से कितनी सीटें आप देने जा रहे हैं? विपक्ष को 80 में से 80 आ रही हैं। कांग्रेस कितने पर लड़ेगी? कांग्रेस और हमारे साथी हैं, उनका हम बैठ करके तय कर लेंगे किसको कितनी सीट देनी है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव, आपका आज तक के इस मंच पर शामिल होने के लिए। और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो 2024 का इंतजार करना होगा। लेकिन यकीनन विपक्षी इंडिया का जो शाही है, अब मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा पाने में कितनी मिलती है कामयाबी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। धन्यवाद सर।